हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लासेस के अंतर्गत हमने जो है संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। केवल और केवल जो है हमारे क्या बाकी रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और गणित के अंतर्गत अभी तक हम जो है 5 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। 7वीं यूनिट हमारी चल रही है, जिसका एक टॉपिक आज हम समाप्त करने वाले हैं पीवाईक्यूज के साथ में, और वो है आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण। उसको जो है आज यहाँ पर समाप्त करेंगे। और उसके बाद में इसके अंदर दो ही टॉपिक रहेंगे, जनसंख्या वाला और एक आपका सूचकांक, और एक रह जाएगा आपके क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे तीसरी यूनिट। तो बहुत ही जल्दी आपके गणित का भी पाठ्यक्रम जो है वो मैं पूरा करवा दूंगा। अब देखेंगे तो आपके पास में जो चित्रों के द्वारा निरूपण है आंकड़ों का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 आपके पेपर हुए 2018 एलडीसी में, 4 शिफ्ट में हुए थे। तो चारों पेपर में मिला करके केवल 4 या 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उतने ही क्वेश्चंस आए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है। इसका मतलब आप ये मान सकते हो कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर? और बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आप अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में केवल और केवल जोड़ बाकी गुणा भाग भी अगर आपको आता है तो आप आंकड़ों के द्वारा जो चित्रों का निरूपण टॉपिक है उसको कर सकते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो देखिए, आप ध्यान से पहले देखिएगा कि इसमें क्या कहा गया है, फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है बेसिकली कि दिए गए दंड आलेख, आपको पता है ये दंड आलेख है। एक सेकेंड, है ना? ये बात आपको पता है या नहीं? पहले एक मिनट में डायग्राम बड़ा कर दूं थोड़ा सा, एक मिनट। ये देखिए, ये हमारे पास में डायग्राम दे रखा है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर। और ये कहा गया है कि ये जो दंड आलेख है, ये बात आपको पता होगा, ये दंड आलेख है। क्योंकि अगर ये आयत चित्र होता तो ये जीरो से शुरू होता, लेकिन ये जीरो से शुरू नहीं हो रहा है। इसका पहला ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है। ये मैं रेड पेन से दिखा दूं आपको, यहां से तो पहला यहां से शुरू हो रहा है, यानी जीरो और इसके बीच गैप है। तो ये दंड आलेख है। ठीक है, और दंड आलेख है तो आप लोगों को ये बात पता है कि अब ये क्या दिखा रहे होंगे, इसके संख्या को दिखा रहे हैं ग्राफ। क्लियर? और ये दो चीजों को बता रहा है। देखो, इसमें दो ग्राफ दे रखे हैं हमें, एक ब्लैक ब्लैक है और एक इसके पास में व्हाइट व्हाइट है, जिसको देखो मैं रेड कर देता हूं, है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपके एक ही चीज की दो विशेषताओं की बात हो रही है। ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं? तो बहुगुणित कहते हैं, मैंने बताया था। अब देखो, यहां कहा गया है कि ये जो है, ये ए बी सी डी ई, ये तो है संस्थाएं, ये क्या है, इंस्टीट्यूट्स है। और ये जो है इधर, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बता रहा है। और जो ये ब्लैक वाला ग्राफ है वो बता रहा है उपस्थित कितने हुए। देखो यहां लिखा हुआ है बकायदा, ये इसका साइन बनाकर, कि ये बता रहा है अपेयर कैंडिडेट्स, यानी उपस्थित कितने उम्मीदवार हुए। और जो आपका मैंने अभी रेड रेड किया है, जो एग्जाम के अंदर पूरा व्हाइट दे रखा था, व्हाइट कलर में दे रखा था ग्राफ, वो बता रहा है कि पास कैंडिडेट कितने हुए हैं। ठीक, तो ये ग्राफ आपका ये दे रखा है इसके अंदर। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए, अब आप आराम से, मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, अभी आपको पता चलेगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन पूछा है कि किस संस्था के लिए उपस्थित उम्मीदवार, यानी कि अपेयर्ड कैंडिडेट्स तथा उत्तीर्ण उम्मीदवार की संख्याओं में अंतर अधिकतम है। तो आपके पास में टोटल कितनी संस्थाएं हैं? 5 संस्थाएं हैं, ए बी सी डी ई। उस 5 संस्थाओं में से 4 ही आपके पास में ऑप्शन है। इसका मतलब बी वाली संस्था तो आपके काम की नहीं है। अब जो ये 4 संस्थाएं बची, ए सी डी ई, इन चारों संस्थाओं के जो आपके ऊपर ग्राफ के अंदर आंकड़े दे रखे हैं, उन आंकड़ों का आप क्या कर लो, अंतर ज्ञात कर लो। जिसका अंतर अधिकतम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां तो खेल खत्म हो गया, अब वापस आंकड़ों पे चलो। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और क्या आता है, ये लो। अब देखो इधर, ये रहा हमारा ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर क्या करोगे, तो देखिए,
आपको यहाँ पर हो सकता है, देखो अब इतना ज्यादा है ना, मैं बड़ा भी नहीं कर सकता कि आपको ये चीजें भी दिखाई देवे, तो भी चलो एक बार और ट्राई करते हैं। एक सेकंड, ये तो कैंसिल, और थोड़ा सा बड़ा करने की। हाँ, अब और अच्छे से शायद दिख रहा हो। हाँ, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि आपको ये वाले आंकड़े दिखे, इधर क्या लिखा हुआ है, ताकि आप अच्छे से देख पाए। अब दिख रहा है प्रॉपर एकदम, है ना। अब देखिए आप, तो ए वाली संस्था ये रही। इस ए संस्था का अगर ये ब्लैक वाला ग्राफ यानी अपेयर्ड कैंडिडेट्स का ग्राफ लें तो कहां आ रहा है, देखो ये रहा, 14 और 12 के बीच में। तो जो बीच में आएगा उसको आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में आने वाली संख्या ही लेनी है, पॉइंटों के अंदर, और वहां डिस्टर्ब नहीं होना। ये नहीं सोचना कि एग्जैक्ट बीच में नहीं है तो मैं तो 12 पॉइंट कुछ लूंगा या 13.1 लूंगा, नहीं, 13 लेना है। तो बेसिकली ए के, देखो, ए के अंदर जो अपेयर्ड कैंडिडेट्स है, ब्लैक वाला ग्राफ कितने संख्या दिखा रहा है, हाईएस्ट कहां पर है, 13 पर। तो अपेयर्ड कैंडिडेट्स हो गए इसके 13, माइनस, फिर देखो व्हाइट वाले में यानी रेड वाले ग्राफ के अंदर ये यहीं खत्म हो रहा है, ये कितना बता रहा है, 12। तो 12, तो 13 माइनस 12 कितना हो गया, 1। इसका मतलब जो ए संस्था है, उस ए संस्था के अंदर उपस्थित और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का जो अंतर है वो कितना है, 1 है। इसके बाद में देखिए बी की बात करते हैं। तो बी जो है उसकी बात मैं नहीं करूंगा, क्यों सर, क्योंकि बी हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है। चलो तो बी को हटा दो, सी की बात करते हैं अब। ठीक है, अब ऑप्शन में नहीं है तो उसी चीज की क्यों बात करें, बाकी ज्ञात तो कर सकते हैं बी का भी, पर फायदा नहीं होने वाला, इसलिए एग्जाम में समय बचाना होता है, तो 4 का ही चेक करो। अब सी की बात करते हैं, ये रहा सी। सी का ये ब्लैक देखो कहां जाकर के मिल रहा है, 10 पर। कहां मिल रहा है, 10 पर, माइनस ये छोटा वाला कहां मिल रहा है, देखो 4 पर। तो 10 माइनस 4 कितना होगा, 6। ऐसे ही अब डी का चेक करो, तो डी ये रहा, डी का ये कहां जा रहा है, देखो ये रहा सीधे सीधे 8। वैसे देखो एग्जाम के अंदर ये डॉट डॉट से दे रखा है, तो आपको खुद को देखना है कि ये कहां मिल रहा है, वो तो ठीक है। फिर देखो अगर छोटे वाले की बात करें तो ये देखो कहां जा रहा है, 2 पर। तो 8 माइनस 2 कितना आ गया, 6। और अब बात करते हैं ई की। ठीक है, अब ई ये रहा, ई का देखो हाईएस्ट कहां पर है, 11 पर, क्योंकि 12 और 10 के बीच में है, तो बीच में मतलब 11। तो ये 11 माइनस ये छोटा वाला कहां जा रहा है, देख लो 3 पर। छोटा वाला कहां जा रहा है, 3 पर, ना 4 पर है ना 2 पर है, बीच में है, तो 3 पर जाएगा। तो 11 माइनस 3 कितना आ गया, 8। इसका मतलब जो ई संस्था है, उस ई संस्था के अंदर उपस्थित उम्मीदवार और उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अंतर अधिकतम है, और वो अंतर कितना है, 8 है। ठीक है, बस यही आपसे पूछा था। अब मैं इस पूरे को थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, ये लो। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन था और इसका आंसर हमने टिक कर देंगे। कौन सा टिक करेंगे, तो ई, और कितना है अंतर, तो 8। क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अंतर आया कितना, तो अंतर आएगा 8 का। क्लियर, इस प्रकार के क्वेश्चन बताओ। अब इसमें क्या कोई विद्यार्थी को जो है ये दंड आलेख वगैरह ये सब पता होना जरूरी है, बताओ यहां कहीं भी दंड आलेख का नाम आया, नहीं आया, वैसे भी वो देख सकता था कि अच्छा ये इसको प्रदर्शित कर रहा है, तो यहां आंसर। क्लियर, चलो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसकी बात मैं अभी आगे करूंगा, बहुत सिंपल है ये भी, लेकिन इसमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करना आपको नहीं आता होगा, तो मैं ये मान रहा हूं कि इसको बाद में करें, थोड़ा समय लेकर। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आ गया पाई चार्ट वाला क्वेश्चन। पाई चार्ट के अंदर मैंने क्या बोला था कि या तो आपको जो है प्रतिशत दे रखा होगा या फिर डिग्री में दे रखा होगा वैल्यू। यहां पर वैल्यू किसमें दे रखी है, प्रतिशत के अंदर। अब आप जो है यहां पर देखो, इसमें भी बड़ा करता हूं, ऑप्शन गायब कर देता हूं। ऑप्शन अपने क्यों देखने, अपने तो आंसर निकालना है। जो पूछा है वो ऊपर ही है, तो अपन डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। ये लो, देखो अब क्या कहा गया है वो देखना, बढ़िया है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। कहा गया है कि दिए गए पाई चार्ट की सहायता से, दिए गए पाई चार्ट की सहायता से भारतीय सेना का खर्च ज्ञात करना है, और ये मानना है कि भारत का कुल खर्च है 120 करोड़। तो ये कह रहा है कि अगर, देखो ये जो आपने ना बजट वाला जो पीडीएफ आती है उसके अंदर देखे होंगे पाई चार्ट बहुत सारे यूज होते हैं। तो ये कह रहा है कि भारत के द्वारा जो कुल खर्च किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 120 करोड़ रुपए। ठीक है, ये 120 करोड़ कुल है। तो मैंने बताया था ना पाई चार्ट के अंदर कुल जो होता है वो कितने के बराबर होता है,
अगर प्रतिशत में है तो 100% के, और डिग्री में होता तो 360 डिग्री के। इसका मतलब 100% तो इक्वल हो गया किसके, 120 करोड़ रुपए के। ठीक है, अब अगर 100% 120 करोड़ के इक्वल है, तो अब यहां देखिए, ये कह रहा है 59% भारतीय सेना का भाग है, बाकी का हमें नहीं पता। 9% अंतरराष्ट्रीय है, 9% हमारे पास ऋण पर ब्याज देना है, 6% वेंचर पर जाएगा, 17% अन्य को जाएगा, उससे हमारे मतलब नहीं। हमारे किससे मतलब है कि 59% जो है वो सेना को मिलेगा, और हमें यही तो पूछा है कि भारतीय सेना का खर्च कितना हो रहा है, तो 59%। तो 100% अगर 120 है तो 59% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे उस 60% के लिए, 120 बट्टे, यहां से देखो, चलो पहले एक छोटी लाइन लिखता हूं ताकि आपको समझ आए। भाई 100% 120 करोड़ है, 1% कितना होगा, 1% हो जाएगा 120 बट्टे 100, और आपको चाहिए है 59%। तो क्या करोगे, दोनों तरफ 59 का गुणा, यानी 120 बट्टे 100 इंटू 59। जब प्रतिशत टॉपिक पढ़ चुके होंगे तब तो मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा। अभी इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देख लो, 0 से 0, ऊपर बचा 12 इंटू 59 डिवाइड बाय नीचे 10। ठीक है, अब देखिए, ये जो है 59 आ रहा है, मैं 59 को अगर ये मान लू कि ये 60 है, कितना है, 59 को मैंने मान लिया 60 है, तो कितना होता, 12 चिंग 72, है ना, तो 12 चिंग 72 यानी कि 720 आता। लेकिन 720 में से अगर मैं 12 घटा देता हूं तो 708 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 60 थोड़ी है, 59 है, तो 60 होने पर 720 होता। 720 में से एक कम कर दो, यानी 12 का कम कर दो, तो 708 आ जाएगा, यानी 12 इंटू 59 आएगा 708। अब 708 में 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 70.8 करोड़ रुपए। कितना आएगा, 70.8 करोड़ रुपए। यही खर्च जो है भारतीय सेना पर होने वाला है, कितने में से, 120 करोड़ में से। बस, तो ये टिक कर देंगे। अब देखो, ठीक है, एक सेकंड, ये लो, थोड़ा सा और छोटा ताकि ऑप्शन सभी दिखाई दे। ये लो, हो गया। आप तो ये लीजिए, है ना। अब कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप, तो आपका सेकंड ऑप्शन कितना था, 70.8 करोड़ रुपए था। बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर प्रतिशत ज्ञात करना था और कुछ भी नहीं करना था। तो पाई चार्ट आप कैसे देखेंगे ये भी मैंने आपको समझा दिया, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी आपको बता दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके पास में। इसके अंदर क्या पूछा गया है, तो दिए गए रेखा आरेख को आप ध्यान से देखो। ये रेखा आरेख ही है, आपको पता ही है, रेखाओं का यूज किया गया है, तो रेखा आरेख बड़ा करना है क्या, कर देता हूं। अरे अरे, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन दिक्कत नहीं है ना, रुको एक मिनट, ये आ रहा है, आ रहा है, ये लो, बस। अब ये जो है अपने पास में ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है वो भी देख लो एक बार, फिर अपन बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए वर्षों में न्यूनतम निर्यात, ठीक है, एक तो पहले पता लगाना पड़ेगा ग्राफ में न्यूनतम निर्यात कितना हुआ, और एक अधिकतम निर्यात। ठीक है, तो न्यूनतम निर्यात से अधिकतम निर्यात कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह आपको पता लगाना है। इसका मतलब क्या करोगे, न्यूनतम निर्यात ज्ञात कर लो, अधिकतम निर्यात ज्ञात कर लेंगे, फिर न्यूनतम और अधिकतम का डिफरेंस ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे न्यूनतम का और 100 का गुणा। वो भी आगे समझ आएगा कैसे करते हैं, वो देखो पहले इधर। अब ये रहा ग्राफ वापस से, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर देखेंगे तो न्यूनतम मतलब कि क्या हुआ, सबसे नीचे कौन सा डॉट आ रहा है, सबसे नीचे ये आ रहा है, इसके नीचे कोई डॉट है क्या, नहीं है। और ये डॉट निर्यात कितना बता रहा है, क्योंकि ये रहा देखो निर्यात यहां पर करोड़ों के अंदर, ये इधर है निर्यात, तो ये बता रहा है 200, यानी न्यूनतम जो निर्यात हुआ है, मिनिमम एक्सपोर्ट जो हुआ है वो कितना हुआ है, तो मिनिमम एक्सपोर्ट वो हुआ है आपका 200 करोड़, ठीक है, 200 सीआर। और अगर मैं बात करूं अधिकतम की, तो ये ग्राफ यहां पर जाकर खत्म हो रहा है, इससे ऊपर कहीं नहीं जा रहा, और ये कहां मिल रहा है, 800 करोड़ पे, यानी मैक्सिमम एक्सपोर्ट। तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट कितना हुआ, 800 करोड़ का हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि कितने परसेंट वृद्धि हुई है भाई। तो देखो 200 से कितना हुआ है,
800। कितना बढ़ा है? 600 बढ़ गया। ये 600 कितने पर बढ़ा है? तो ये 600 बढ़ा है 200 के रेस्पेक्ट में भाई। 200 में जब 600 जुड़ा तब 800 बढ़ा। प्रतिशत के अंदर यही चीज सिखाई जाती है। तो ये प्रतिशत निकलेगा 200 के ऊपर, ठीक है। इंटू कर दोगे 100। जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये 2 हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 300। तो कितना आ गया आंसर? 300% आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी था 300। क्लियर? यही आपका आंसर है। तो 300% की वृद्धि हुई है। तो अब बताइए, आप प्रतिशत और इन्हीं का यूज करना है। इसीलिए ये चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि जिसको गणित आ जाती है, थोड़ी बहुत प्रतिशत निकालना या डिग्री वाले वैल्यू निकालना, वो ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। ये देखिए, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। ये था कि आपका यदि निम्नलिखित खंड आलेख आपको दे रखा है, एक महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित करता है। महाविद्यालय में नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो ये कह रहा है कि आपके पास जो ये ग्राफ दे रखा है, मैं बड़ा करता हूं डायग्राम वापस से। ये रहा, आपके सामने आ जाएगा अभी। ये लीजिए, ये देखिए, ये कह रहा है कि ये ग्राफ है, इसके अंदर जो आपकी संख्याएं हैं, जैसे विज्ञान है, इधर वाणिज्य यानी कि साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, लॉ वाले और एजुकेशन वाले, ये अलग अलग 5 स्ट्रीम है किसी कॉलेज के अंदर। तो इन अलग अलग स्ट्रीमों में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनकी संख्या यहां पर है। अब ये कह रहा है कि आप बताइए इस कॉलेज में टोटल कितने विद्यार्थी है। तो क्या करोगे, हर एक संकाय के अंदर कितने विद्यार्थी है वो जोड़ दो। तो देखो, विज्ञान का ग्राफ 200 पर मिल रहा है, ये आ गया 200। फिर देखिए, वाणिज्य यानी कॉमर्स कितने पर मिल रहा है? 300 पर। फिर ये आर्ट्स वाले कहां पर मिल रहे हैं? 500 पर। सबसे ज्यादा कहां के विद्यार्थी है? आर्ट्स के हैं, ये भी पूछा जा सकता था। सबसे कम किसके हैं? तो अभी देखेंगे। विधि में देखो कितने हैं, तो 200 और 100 के बीच में है। ठीक है, कहां पर है? 200 और 100 के बीच में, यानी 150। ठीक, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और एजुकेशन के अंदर तो 100 ही है। ये लो 100, ये सब जोड़ो, ये 0, ये 5 और ये 10 और 2 12, यानी टोटल इस महाविद्यालय के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 1250 है। बस यही आपका आंसर है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें और क्या पूछ सकता था? न्यूनतम कौन से संख्याएं में है? तो आपके एजुकेशन में सबसे कम है, 100 ही है। ठीक है, सबसे अधिक किस में है? तो आर्ट्स के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि आर्ट्स और साइंस के अंदर डिफरेंस कितना है, तो आर्ट्स के है 500, साइंस के है 200, डिफरेंस आ जाता 300 का। ये अगर पूछ लिया जाता ये अंतर किस संकाय के विद्यार्थियों के बराबर है, तो जो 300 अंतर आ रहा है वो 300 किसके इक्वल है? वाणिज्य के अंदर कितने विद्यार्थी है? 300 ही है। यानी साइंस और आर्ट्स के विद्यार्थियों का जो डिफरेंस है वो ही डिफरेंस आपके वाणिज्य के विद्यार्थियों का है। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आपका आंसर आ चुका है कितना? 1250। और ये रहा आपका ऑप्शन 1250। कहां पर है? तो 1250 बी ऑप्शन में। ये रहा बी ऑप्शन 1250। क्लियर? खेल खत्म, पैसा हजम। समझ में आ गई बात? बढ़े आगे, चलिए। और इस पूरे चैप्टर का दी एंड हो गया है। अब जो एक क्वेश्चन बचा है उसको मैं करवा देता हूं। ये रहा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि प्रतिशत जो है वो ही यूज होगा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आए तो टेंशन मत लेना, जब इसके बाद वाली यूनिट जो है, थर्ड यूनिट, वो करवाऊंगा तब अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, पूछा है कि निम्नलिखित तालिका में एक देश की आबादी दे रखी है, वो भी कैसे? दशक गर्त, यानी कि 10-10 साल की आबादी दे रखी है भाई, कितनी वृद्धि हुई वो। ये कह रहा है कि आबादी की औसत दशक वृद्धि दर कितनी है, यानी ये पूछ रहा है कि औसत वृद्धि कितनी हो रही है हर 10 साल के अंदर। वृद्धि कितनी हो रही है ये नहीं पूछा, औसत वृद्धि कितनी हो रही है। तो पहले वृद्धि कितनी हो रही है वो पता होना चाहिए। तो देखो, 1951 में कहा था कि 20 मिलियन है, फिर 1961 में हो गई 21 मिलियन, यानी बढ़ कितनी गई? 1 मिलियन। तो 20 से कितनी हो गई है? 21।
ठीक है, तो यहां अगर 20 से कितनी हो गई 21 प्रतिशत निकालूंगा तो एक बढ़ी है कितने पर 20 पर इंटू 100 कितना आएगा 5%। फिर देखो आगे 21 से 1971 में कितनी हो गई 24 कितनी हो गई 24 तो कितनी बढ़ी 3। तो देखो 21 से हो रही है 24 बढ़ गई है 3 कितने पर बढ़ी है ये 21 पर बढ़ी है इंटू 100 ये अपना प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा और ये कितना हो जाएगा 3/7 तो ये हो जाएगा 100/7। अभी इसको कैलकुलेट मत करो। फिर देखो 1981 में कितनी हो गई 27 कितने से 24 से 27 हुई है तो 24 से 27 कितनी बढ़ी 3 ही बढ़ी है अपॉन 24 इंटू 100 कितना हो जाएगा 100/8। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे 1981 से 91 में 27 से हो गई 30 वापस कितनी बढ़ी 3 ही बढ़ी है। ठीक है, तो 3/27 इंटू 100 इसका मतलब हो गया ये 100/9%। ठीक है, इसके बाद में ये क्या 1991 से 2001 कितनी बढ़ी 32 मतलब 2 बढ़ गई तो 30 से हो गई 32 तो 2/30 इंटू 100 ये कितना आ जाएगा 100/15%। इसके बाद में 2001 से 2011 में कितनी हो गई 32 से हो गई 35 तो कितनी बढ़ी 3 बट्टे कितने 32 इंटू 100 तो ये कितना आ जाएगा देखिए 300/32%। अब ये जो अलग 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 अपने प्रतिशत निकाले हैं अब ये आपको प्रतिशत जब अपन पढ़ेंगे तब बता दिया जाएगा कि 100/7% कितना रिप्रेजेंट करता है 100/8 किसको रिप्रेजेंट करता है 100/9 किसको रिप्रेजेंट करेगा 100/15 किसको करेगा 300/32 किसको रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात। तो ये अलग अलग प्रतिशत है। अब आपको क्या करना है वो देख लो इन सभी प्रतिशतों को आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको बोला है औसत तो ये सभी पहले प्रतिशत निकलेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना 32 में अब 300 का भाग देना 100 में 15 का 100 में 9 का 100 में 8 का 100 में 7 का जो जो वैल्यू पॉइंटों में निकल कर आए 2-2 पॉइंट तक ले लेना उन सबको जोड़ोगे। जोड़ने के बाद जब आप इसमें सभी में 6 का भाग दोगे किसका 6 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 और 6 अंतर कितने हैं 6 अंतर है अपने पास में। और औसत निकालने का तरीका क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्या संख्याओं का योग कितना आएगा ये सभी को जोड़ोगे तब वो आप ऊपर लिख देना और नीचे ये कितनी है तो देख लो 1 2 3 4 5 और 6 का भाग दोगे। जब आप भाग दोगे तो लगभग इसमें आंसर आता है 9.81। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। वैसे ऑलरेडी ऑप्शन भी जो है लगभग में ही दे रखे थे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखा आपने प्रतिशत निकालना आना चाहिए था बताओ। और ये है क्या आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण और इसी के साथ आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण होता है समाप्त। तो इस टॉपिक के अंदर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने से बढ़िया है कि आप जो थर्ड यूनिट है प्रतिशत वाला टॉपिक है उसको ज्यादा अच्छे से तैयार करना और जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से तैयार करना क्योंकि इस टॉपिक के अंदर कोई ज्यादा हार्ड टफ क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। आंकड़े देखने हैं आंसर निकालना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की अगर समस्या है मुझे पता है प्रतिशत ज्ञात करने में थोड़ी समस्या हो रही होगी तो उसको मैंने बता दिया कि जब मैं प्रतिशत टॉपिक पढ़ा हूं तब समझ लेना और फिर यहां पर आकर के इसको सॉल्व कर लेना एक एक बार वापस से। ठीक है, और ऐसे ही पीवाईक्यू आए हैं और ऐसे ही आगे भी आएंगे एसएससी में भी इतने ही सिंपल इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, तो ये अपना यहाँ होता है समाप्त। अगले क्लास के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसी तरह मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।